हायर स्टडीज़ करना ज़रूरी है क्या? मास्टर्स तो करनी ही चाहिए। कुछ रूल्स इसके होते हैं, जैसे कि आप अपने होम टाउन में अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर सकते। मतलब डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आई डिड कंप्लीट माई पीएचडी इवन आफ्टर माई मैरिज। मंजिल अगर आसमान पर है तो उसे उतारना होगा। अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं और सुधांशु सर आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। आइए सुधांशु सर से जानते हैं इस सेशन के बारे में कि आज इस सेशन में हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम शुरू करने से पहले मैं सारी बातें एक-एक करके बताऊँगा। तो आज इस सेशन में हम लोग बहुत सारी वो बातें करने वाले हैं। अगर कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके अगर उसे जवाब मिल जाते हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे सिलेक्शन करें इन सब चीज़ों का, कि हमें किस सब्जेक्ट में ही एमएससी करनी चाहिए। तो आज हम इन सारी बातों का जवाब तो आपसे लेंगे। बेसिकली हम वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों के लिए जो अक्सर बच्चे हमसे सेशंस में क्वेश्चन पूछते हैं। यस मैम। चलिए। तो मैम ये सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा मैम कि हायर स्टडीज़ करना ज़रूरी है क्या? देखिए, ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी फैमिली को फीड नहीं करना है, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है मास्टर्स तो करनी ही चाहिए। बहुत सारे आपके करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एफएसएसएआई में मास्टर्स एग्रीकल्चर एलिजिबल है, एफसीआई में मास्टर्स एग्रीकल्चर एलिजिबल है। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स और ओपन हो जाती हैं अदर देन आईबीपीएस एएफओ या ग्रेजुएशन लेवल पर हम जो एग्ज़ाम देते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है और आपको और आगे जाके क्लियरिटी आती है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। अब मैम बहुत सारे बच्चे हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं एक्चुअल में, तो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जी। जैसे या तो वो सीवीटी को ऑप्ट कर लें, या तो स्टेट एमएससी एंट्रेंस को ऑप्ट कर लें, या फिर जेआरएफ को ऑप्ट कर लें। जी तो इन तीनों में कौन सा बेस्ट होता है? सर, बेस्ट तो आईसीएआर ही होता है। एक्चुअली अब इसको हम AIEEA पीजी एग्ज़ाम कहते हैं, बट जनरली हमारी ज़बान पर जेआरएफ रहता है। जेआरएफ इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होते मास्टर्स करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू आईसीएआर एग्ज़ाम। तो ऑफ कोर्स बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। और इसका लेवल भी और एग्ज़ाम से डिफ़िकल्ट रहता है, तो बच्चे को मेहनत भी थोड़ी-सी ज़्यादा करनी होती है। बिल्कुल मैम, इसीलिए तो हम आपसे सारे गाइडेंस लेने आए हैं। जी। ठीक है। तो मैम इसमें एक चीज़ देखा है कि एक तो फाइनेंशियल आपको जो है थोड़ा-सा डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम वाली है, हाँ इसको जी। थोड़ा-सा सॉल्यूशन मिलता है। हाँ। इसके अलावा नॉन जेआरएफ सीट भी बनती हैं। जी सर। इसके बारे में मैम और बताइए। नॉन जेआरएफ सीट्स कुछ इस तरीके की सीट्स होती हैं जो बेसिकली वेकेंट रह जाती हैं, एंड फिर बाद में वो उन बच्चों को अलॉट होती है जिनकी थोड़ी कम रैंक आई है। तो उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप रिड्यूस हो जाती है। जनरली जो जेआरएफ की हमारी स्कॉलरशिप है वो 12,500 पर मंथ होती है, लेकिन अगर आप नॉन जेआरएफ सीट पर एडमिशन लेते हैं तो इसकी जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 पर मंथ होती है। तो बहुत अच्छा है मैम। और हाँ जी। इसके ऑल ओवर इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, सब में एडमिशन मिल सकता है? जी बिल्कुल, सभी में एडमिशन मिल सकता है अगर आप आईसीआर का एग्ज़ाम देते हैं। कुछ रूल्स इसके होते हैं, जैसे कि आप अपने होम टाउन में अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं हरियाणा से हूं, तो अगर मैं आईसीआर पीजी एग्ज़ाम क्लियर करती हूं तो मैं हरियाणा में हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है जेयू, मैं उसको चूज़ नहीं कर सकती। मतलब अपने स्टेट की यस, अपने ऐसा? स्टेट से बाहर आपको एक्सपोजर मिलता है इसमें। तो ये भी इसमें एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ के कल्चर सीखते हैं, वहाँ के एडजस्टमेंट सीखते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये एक्सपोजर आपको ओवरऑल एक लाइफ एक्सपीरियंस देता है जो आपको और ज़्यादा मैच्योर और बेहतर इंसान बनाता है। यस मैम। और इसमें बेस्ट कॉलेज कौन-कौन से आते हैं? सो बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स सबसे पहला नाम तो है हमारा IARI, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, जो कि नई दिल्ली में है। हालांकि इसके कुछ रीजनल स्टेशंस भी हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में हैं, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं और रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। बट IARI के लिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको टॉप 5 रैंक में आना होता है, विच इज़ मतलब डिफ़िकल्ट तो है ही, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होता।
यस मैम। मैम आपने पीएचडी की है, ठीक है, जी आप तो सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं, जी ठीक है मैम। आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बताइए मैम कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती हैं जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उन्हें पीजी करना होता है, तब वो अपने करियर ऑप्शन में चूज कर रहे होते हैं जेआरएफ को, तो थोड़ा सा डरते हैं वो, हाँ कहीं ना जी कहीं एक छोटा सा मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ना हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी को अपना मोड़ लिया जाए, और क्यों इस सब चक्कर में पड़े, क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी, जी फिर सर इसके बाद में एमएससी करनी पड़ेगी। जी सीधी सर बात है, आप ओरिएंटेड हो रहे हैं अब एक तरीके से रिसर्च में, जी सर पीएचडी फिर इसका प्रोफेसर, जी ये सर थोड़ा सा देखने को मिलता है। और मैम आप तो प्रोफेसर भी रही हैं। जी सर। सो एक्चुअली क्या है ना कि जब आप शुरू में किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको कोई आइडिया ही नहीं होता व्हाट डू यू वांट। यस मैम। और हमें करण जौहर के पिक्चरों में दिखाया जाता है कॉलेज मीन्स समथिंग एल्स, तो हम उसी जोन में होते हैं। फिर हमें पता चलता है सेकेंड ईयर तक आते आते अच्छा पढ़ाई भी करनी होती है। थर्ड ईयर तक आते आते आपको ये क्लैरिटी मिलती है आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद हैं। अब यहाँ पर आपको ये चूज़ करना है कि आप जैसे कि IBPS AFO की तैयारी यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है? आप गवर्नमेंट एग्जाम में ही जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपको मास्टर्स चूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं अपना बताऊँ कि जब हम छोटे थे, आई यूज़ टू प्ले अ गेम, मैं सब लोगों की टीचर बनूंगी और मैं सारे मोहल्ले के जो बच्चे होते थे आसपास उनको सबको बिठा के मैं उनकी टीचर बनती थी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज क्लियर कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। एंड दैट इज़ वाई मैंने पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया मास्टर्स करके, क्योंकि हमारे मास्टर्स और हमारे PhD में गैप होता है, एक 6 महीने का गैप होता है। उस गैप में मैंने लवली प्रोफेशनल ज्वाइन किया। वहाँ जाकर समझ आया कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको PhD करनी ही होगी। देन आई वेंट फॉर द PhD, तो मैंने PhD को अपना सोचा कि अब PhD एग्ज़ाम भी दे ही देते हैं। एंड आई डिड कंप्लीट माई PhD इवन आफ्टर माई मैरिज। मास्टर्स के बाद मैंने शादी कर ली थी तो कंप्लीट PhD मैंने आफ्टर शादी ही कंप्लीट ये की है। ये काफी मुश्किल होता है आज के जमाने में सब चीजों को मैनेज करना, जी लाइफ को बिल्कुल मैनेज करना। जी बिल्कुल, बट दैट इज़ टचवुड कि माई इन लॉज फैमिली वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया तुम्हें घर आना है, किसी फैमिली फंक्शन में आना है। दे ऑलवेज सेड टाइम है तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मेरी PhD काफ़ी स्मूथ गई। और अभी देखने को एक चीज़ और मिलती है, जब भी हम लोग कर रहे होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में होते हैं, जी तो सर बच्चे के दिमाग में एक चीज़ आती है, मतलब फर्स्ट ईयर तो गया, जी सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कॉन्शियस आया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ज़्यादा हायर एम बन जाते हैं। थर्ड ईयर में तो रियली में जिसको अगर करनी चाहिए तैयारी, अगर वो जेआरएफ के लिए जाना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से थर्ड ईयर में उसे आराम से सीरियस हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर और इस एग्ज़ाम के लिए भी हमें लगता है कि थर्ड ईयर जो है एक बेस्ड स्टेज होगी हमारी जी ग्रेजुएशन जी की। बिल्कुल सर। मैं ये अपने सेशंस में भी बच्चों को बोलती हूँ कि देखिए फाइनल ईयर में आपके पास रिपोर्ट्स बनानी है, आपको अपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, फाइनल वाइवा होना है, रावे में जाना होता है, आपको फार्मर से इंटरेक्ट करना है। एंड समहाउ वो फिजिकली इतना एक्सर्शन हो जाता है रावे में कि आप शाम तक जब हॉस्टल आते हैं तो आप इतने थके हुए होते हैं कि बुक्स बहुत कम उठा पाते हैं या आप कम टाइम के लिए उठा पाते हैं। तो इसीलिए थर्ड ईयर एक राइट टाइम है प्रिपरेशन का। बाय नाउ आप 2 ईयर जो है मस्ती कर चुके हैं, आपको 2 इयर्स में ये भी समझ आ जाता है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। एंड थर्ड ईयर इज़ द राइट टाइम टू प्रिपरेशन। अगर आप थर्ड ईयर में अपना कंप्लीट सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं, अपने रिटन नोट्स बना चुके हैं, तो रावे प्रोग्राम के साथ साथ आपको सिर्फ अपने ही लिखे नोट्स को रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एक आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि भाई मुझे हर दिन में 5 घंटे या 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक टाइमली अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो विद इन 2-3 आवर्स वो चीज़ मैनेज हो जाती है। मैम अब मैं थोड़ी सी बात अपनी इधर से घुमाता हूँ, और मैं बात करना चाहता हूँ कि जेआरएफ के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जी मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। अगर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहे तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते जी हैं। बात ये है कि उसे कौन से सब्जेक्ट में जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए।
सर वो तो बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट पर भी होता है। जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करूं, तो मैं बिल्कुल ही एक नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से रही हूं। आई वॉज बॉर्न एंड बॉटअप इन गुड़गांव। मैंने खेत इससे पहले देखे नहीं थे, जहाँ मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया था। तो मतलब एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी पार्ट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो आई चोज फॉर अ साइंस सब्जेक्ट, जैसे कि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, अगर आपको IBPS AFO या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप एग्रोनॉमी को चूज़ कीजिए। ADO का करना है, HDO का करना है, क्योंकि इसमें एग्रोनॉमी पार्ट ज़्यादा आएगा, तो आपको वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा। अगर आपको साइंस पार्ट अच्छा लगता है, तो आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की तरफ जा सकते हैं, पैथोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। और अगर बेसिकली हम प्लांट साइंसेस की बात करें, तो इसमें JRF सीट्स सबसे ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो बच्चे के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बस मैम यही क्वेश्चन पूछने वाले थे कि हम इसको ही क्यों ऑप्ट करें। जी, तो इसके ऑप्शंस के एक्चुअली व्हाई यू शुड चूज़ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेस एक्चुअली। हाँ, तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, है ना? जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप JRF एग्रोनॉमी से देना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। ऐसे ही प्लांट साइंसेज में आपके पास ऑप्शन हो जाता है, आप MSc पैथोलॉजी से कर सकते हैं, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कर सकते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज से कर सकते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी से कर सकते हैं, सीड साइंस से कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं इसीलिए सीट्स बढ़ जाती हैं। ओके। तो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट में हर जगह एग्ज़ाम होता है, आपको यस मैम। प्रिपेयर करना है। अदर देन दैट प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस जो हैं वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेज में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने MSc पैथोलॉजी से की है, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। एग्री डॉक्टर के नाम से आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स आपको मिलेंगे। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फार्मर्स को नहीं पता इसके लिए क्या यूज़ करना है। हमने ऐसा भी देखा है कि फंगल इन्फेक्शन है रावे के टाइम पर, और जो वो दुकान वाला उसको जो दवाई दे रहा है, फार्मर को जो दवाई दे रहा है, वो इंसेक्टिसाइड दे रहा है। उन्हें अपनी सेल से मतलब है, आपके रिजल्ट से मतलब नहीं है। तो एक सही गाइडेंस फार्मर्स को मिल सकती है। साथ ही साथ सीड कंपनीज में बहुत सारे आपके असिस्टेंट प्लांट ब्रीडर से रोल शुरू होते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी सीड कंपनीज है जो अपने खुद के सीड्स और हाइब्रिड्स बना रही हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका काफ़ी स्कोप है, अगर हम प्राइवेट कंपनीज में भी देखें। यस मैम। मैम ये जैसे अगर हम JRF की तैयारी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी अगर हमें करना है, तो कैसे करनी है और कौन-कौन सी बुक्स हैं जो मेरे लिए बेस्ट होंगी? मतलब वो अगर मैं पढ़ लूँ तो मुझे लगता है कि मैं JRF क्वालीफाई कर सकता हूँ। जी, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपका डिटरमिन्ड होना ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। अब अगेन मैं आपको आज अपनी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुना रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट जब मैं मास्टर्स में थी और मैं पहली बार फील्ड पर गई, तो मेरी फील्ड पर जो रिसर्च थी वो वीट पर थी। अब आपके लिए वीट वैरायटी ए, वीट वैरायटी बी सब सेम होता है एज अ स्टूडेंट। मुझे सब वीट के प्लांट सेम लग रहे थे। तो मेरे टीचर ने मुझे एक बात कही थी, जैसे जैसे तुम यहाँ पर टाइम स्पेंड करोगी, ज़्यादा टाइम तुम फील्ड पर स्पेंड करोगी, तुम्हें इनके अंतर दिखने लग जाएंगे। प्लांट्स विल टॉक टू यू। तो वो सेम चीज़ आपके सब्जेक्ट पर भी लागू होती है। चाहे आप रोज़ आधा घंटा दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट को टाइम देना ज़रूरी है। अगर आपने रोज़ उसको टाइम नहीं दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, आप इतने डिटरमाइंड है कि उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स तो बहुत सारी हैं। अगर हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो आपकी BD सिंह सबसे बेस्ट बुक है। बहुत मोटी है आई नो, बट बहुत इजी लैंग्वेज में है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें हैं जो होनी चाहिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ग्रेजुएशन टाइम में जब हम लोग भी देखते थे BD सिंह किताब को ना, तो थोड़ा सा लग जाता था यार इस किताब से शायद ना हो पाए हम लोगों से। जी क्योंकि उसमें लिखा तो बहुत इजी है, जी लेकिन उसे पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कुछ ज़्यादा ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं। जी, लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रिपरेशन जो है 3rd ईयर से शुरू कीजिए। आपको यस। फिर BD सिंह के इतने सही पेज रोज़ पढ़ने हैं, एक साथ पूरी नहीं पढ़नी है ना? उसमें कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाता है और इजी लैंग्वेज में हो जाता है, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। उसके अलावा पैथोलॉजी के लिए आप HC दुबे को यूज़ कर सकते हैं, SS शर्मा को यूज़ कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक्चुअली आईसीआर जेआरएफ के लिए कोई बुक नहीं है जो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाती हो। इसमें हमारे क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, आपको पता ही है। यस मैम। एजर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स, क्रोनोलॉजी, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में। लास्ट ईयर भी ऐसा देखा है, 2 साल का तो पैटर्न कुछ ऐसा ही देखा है मैम, कि अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिला है। मैं 2021 से तो आराम से देखने को मिला कि अब जो सिलेबस दे रखा है आईसीआर ने अपनी वेबसाइट पे, जी। तो उनके लगभग, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, टॉपिक्स की बात करूं, तो 50 टॉपिक्स होंगे अराउंड में। तो उन्होंने हर टॉपिक से 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाना हाँ, शुरू किया। yes. ऐसा नहीं किसी को आप स्किप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। पहले अब ये ऐसा हो होता गया था है कि आप जेनेटिक्स पढ़ लो, पैथोलॉजी पढ़ लो, क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हर चीज से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, जैसे मैं देखा है कि अगर मैं सिलेबस को बांटूं तो 50% तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ले जाता है, जी। और 10% जनरल एग्रीकल्चर भी आती है। जी सर, इसमें और आप 20% कह सकते हैं इवन। हाँ, जो आपके 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके प्लांट साइंसेस से होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें 10% नियर अबाउट पैथोलॉजी भी मिल जाएगी, इवन कभी कभी 10% से ज़्यादा ही मिल जाती है सर। और फिजियोलॉजी भी 10% जी, होगी, फिजियोलॉजी भी और मिलेगी। सीड टेक और माइक्रोबायोलॉजी भी आराम हाँ, से दिख जाएगी। आपके जो बायोकेमिस्ट्री, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये आपके माइनर पोर्शंस रहेंगे, मतलब इसे एक दो क्वेश्चंस आएंगे। जरूर। बाकी आपके सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और मैम अगर फिजियोलॉजी के लिए बात करें तो कौन सी किताब अच्छी रहेगी? सर ये मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे। तो मैं तो मेनली जो वीके सिंह है वो सबसे अच्छी किताब मानता हूँ। जी। वैसे इसके ना नोट्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। या तो आप 12th के एनसीईआरटी, मैंने देखा है कि लास्ट ईयर के 3 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, तो उसमें तो मुझे लगता था कि जो हमारी 12th के एनसीईआरटी होती है, जिसमें हमारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन या प्लांट ग्रोथ हार्मोन जितना अच्छे से दिया है, जी सर। क्वेश्चंस भी उतने से ही आते हैं। जी सर, बिल्कुल। बेसिक है वो, जी। ऐसा देखने को मिलता है। मैं बायोकेमिस्ट्री भी बच्चों को एनसीईआरटी ही बोलती हूँ। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको अलग से कोई मोटी सी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 टॉपिक हैं आपके, और वो एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी में इतना इनफ दे रखा है कि आपकी बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी अच्छी लगती है हमें, और जी। उनका कन्फाइंड सिलेबस और उतने से क्वेश्चंस भी आते हैं। जी सर। और टीएनएयू के नोट्स भी अच्छे लगते हैं कि कुछ हाँ जी सर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उससे कवर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ई एग्री करके भी एक साइट है जिस पे आपको बहुत सारे मैनुअल्स, बहुत सारे कोर्सेज के मैनुअल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन और मेरा है कि जी। कंपटीशन जो इसमें आजकल देखने को मिल रहा है, तो ये कंपटीशन से बच्चे भाग जाते हैं, कहीं ना जी। कहीं डरना पड़ता है। जी। इसको लेके थोड़ा सा मैम मोटिवेट कीजिए बच्चों को। देखिए, कंपटीशन, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि एग्रीकल्चर में कम कंपटीशन है, या फिर हम कहें प्लांट साइंसेस में कम कंपटीशन है। देयर इज नथिंग लाइक कम। एक्चुअली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के दे लीजिए, चाहे वो आईआईटी है और चाहे वो कोई एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, यू हैव टू बी इन टॉप 2%। आपको टॉप 2% में रहना पड़ता है। यानी कि अगर 20,000 लोग आपका ये पेपर दे रहे हैं, तो आपको टॉप 200 में आना पड़ेगा, तब जाकर कुछ उद्धार हो सकता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। सो बेसिकली 1 to 2% टॉप लिस्ट में आपको रहना पड़ता है टू गेट दैट JRF सीट। मैम एक चीज़ और आती है, फ्रेशर्स जब इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एक्चुअली फ्रेशर्स ही होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, जी। ठीक है, तो वो एक तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि कॉलेज को भी टाइम देना होता है, दोस्तों को भी टाइम दोस्तों को भी है, टाइम देना होता है, और भी एक आधे चीज़ों को की टाइम देना गर्लफ्रेंड भी होता होती है, उसको भी टाइम देना होता है। है। तो मैम ऐसे में JRF तैयारी थोड़ा सा कुछ देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ नहीं मिल सकता। आप चाहते हैं कि आप कॉलेज अटेंड भी करें, उसके बाद दोस्तों के साथ मस्ती भी करें, उसके बाद आप फ़ोन पर घंटों लगे रहें या रील्स देखते रहें, और फिर आप चाहें कि आपका ICAR एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सभी के पास वही 24 घंटे हैं। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। इसके लिए एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, मैं उनका नाम भूल गई, तो वो था इस चीज़ के ऊपर कि हाउस वाइफ्स या जो फीमेल होती हैं वो करियर को चूज़ करती हैं या फैमिली को चूज़ करती हैं। द सेम अप्लाइज फॉर यू। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास कुछ कांच की बॉल है और कुछ प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, और अगर आप उन्हें हवा में उछालते हैं तो आप एक को ही कैच कर पाएंगे।
तो आप हमेशा कांच की जो आपकी बॉल है उसी को ही कैच करेंगे, क्योंकि वो टूट जाएगी। अब आपको अपनी लाइफ में ये चूज करना है कि आपके लिए प्लास्टिक की बॉल्स कौन सी हैं और कांच की बॉल कौन सी है। अगर आपका करियर कांच की बॉल है तो उसको पकड़ लीजिए, बाकी सब चीज़ों को जाने दीजिए, नहीं टूटेंगी, बाद में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि करियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको भी प्लास्टिक बॉल बना सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि किसी की करियर की बॉल प्लास्टिक की होगी। तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए, फैमिली फंक्शंस भी छोड़ने पड़ते हैं, थोड़े दिनों के लिए मजाक मस्ती भी छोड़ना पड़ता है, रील्स देखना भी छोड़ना पड़ता है, आपको अपना टाइम उसी टाइम में मैनेज करना है। बट नींद मत छोड़िएगा। मैं हमेशा ये बच्चों को कहती, कई बच्चे कहते हैं मैम मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भैया अगर आधी नींद सोओगे तो ब्रेन एक्टिव नहीं रहता, तुम सिर्फ किताब लेके बैठे हो। मोर ओवर वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, आपके ब्रेन को एफिशिएंटली काम करने के लिए रेस्ट चाहिए। एंड दिस इज़ द स्टेज वेयर यू कैन स्लीप। आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे स्लीप आवर्स वैसे ही कम होते चले जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें। उसके अलावा अपना टाइम जो है आप अपनी स्टडीज़ में डिनोट करें, तो ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं होगा जितना बच्चे को लगता है। नहीं मैम, हेल्थ को मैं प्रायोरिटी देता जी हूँ, हेल्थ बिल्कुल। को, और अगर हेल्थ अच्छी है तभी तो अच्छा फिर हम पढ़ भी सकते हैं। जी और एक सवाल मैम ये रहेगा कि बच्चे कभी कभी होता है कि 4th ईयर में आते आते तैयारी किया और JRF के पहला अटेम्प्ट जो उनका था, हम्म। अक्सर ऐसा हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि वो फेल हो गए। जी तो क्या उन्हें दोबारा फिर से एक बार मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि आपको अभी क्या लग रहा है, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, मैं 1 साल पूरा ड्रॉप आउट करके तैयारी करूंगा तब तो मैं मास्टर्स की 1 साल कंप्लीट कर सकता था, है नहीं, ना? ये सवाल आता है मैम, मेरे दिमाग बिल्कुल में भी आता आया है। था मैम। बट आप ये देखिए, ये 1 साल आपकी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपेयर करके देखिए उस चीज़ को आप। ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर्स करके निकलते हैं, एक अच्छी जॉब आपको मिलती है, लाइफ आगे अच्छी सेटल हो जाती है, तो क्या ये 1 साल आपको याद भी रहेगा आगे जाके? नहीं रहेगा, वो अभी लग रहा है 1 साल वेस्ट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे ना ड्रॉप आउट करके पढ़ते नहीं हैं, मतलब उन्हें लगता है अब कॉलेज भी नहीं जाना, तो उन्हें क्या लगता है आज दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। और आप तो कबीर जी का दोहा जानते हैं, कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो आपको अपने आप साथ सिंसियर रहना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये 1 साल आपकी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं, घर की कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, तो ईजिली आप इसको जो है ड्रॉप आउट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना मैम, आखिरी बार है, जी पूरी कोशिश लगा दी जी जाएगी। बिल्कुल या तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, नहीं तो एक्सपीरियंस तो अपने हाथ में है ही। बिल्कुल। ऐसे ही होता है। सही डायरेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरी एक जूनियर थी, शी वॉज़ वेरी सिंसियर, है ना, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगी, यूट्यूब पर देख लेंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। बहुत सिंसियर थी। एंड सर मैंने इतना पढ़ने के, मैं खुद भी इतना नहीं पढ़ती थी जितना वो पढ़ती थी। एवरी डे मैं रिसर्च करके आ रही हूँ, लैब से आ रही हूँ, शाम को वो मेरे रूम पे आती थी, दी मुझे ये नहीं समझ आया, ये मुझे समझाओ, ये मुझे बताओ। समटाइम्स मेरे भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, लैब में ज़्यादा बिजी थी, रिजल्ट नहीं आ रहे तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है, तो मैं उसको हाफ ऑफ द टाइम ये कहती थी मैं आज पढ़ लेती हूँ, कल तुमको पढ़ाऊँगी। स्टिल उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट शी डिडंट गिव अप। उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट में उसको IARI न्यू दिल्ली मिला है, एंड नाउ शी वाओ। इज़ डूइंग PhD फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि नहीं हुआ सिलेक्शन? डायरेक्शन वाज रॉन्ग। मतलब जो चीज़ पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी है, कुछ और आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अच्छा, जो PG के बच्चे हैं जो स्पेशली ICR के, वो सोचते हैं पता नहीं कितना ही टफ पेपर आएगा, क्या ही पढ़ जाऊँ मैं, जीनोम एडिटिंग, जीन मैपिंग सब कुछ पढ़ जाऊँ। आपके एडवांस टॉपिक नहीं आते, बेसिक टॉपिक ही आते कभी हैं। कभी मैम सीनियर्स भी डरा देते हैं ना ऐसा कुछ कि ये बहुत हार्ड है, हाँ ये शायद ये समझ लीजिए ये दुनिया का आखिरी अजूबा है जी जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, और बच्चे डर भी जाते हैं। ऐसा बिल्कुल। होता है, अब वो कर रहे हैं, ठीक है यार इसको छोड़ते हैं, हम्म क्योंकि
एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स भी लगते हैं, जी। और इसका तो पैटर्न भी ऐसा है कि इस बार से देखा है मैम, लास्ट ईयर भी शायद क्वेश्चंस थे जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड थे, हुँ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते जी, हैं। बिल्कुल, इसमें मैथ्स के मतलब मैथ्स इन द सेंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये चीज़ देखने को मिलती है। हुँ। मैम एक सवाल ये कि पढ़ना कैसे चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मतलब अपने नोट्स को रगड़ना कैसे, हमें ऐसे समझाइए आप। देखिए, जब भी आप आज मैं एक फ्रेश स्टूडेंट हूँ, आज मेरे मन में आया कि मुझे आईसीआर एग्ज़ाम क्लियर करना है। सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। बिना सिलेबस के पढ़ना बच्चा शुरू कर देता है, तो वो कुछ भी पढ़ता रहता है। सेकंड चीज़, जो हमने बुक्स बताई उनको प्रेफ़र कीजिए और अच्छे मेंटर को प्रेफ़र कीजिए जो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकें। यस मैम। थर्ड चीज़, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स कभी मत बनाइए। फर्स्ट रीडिंग में आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा होता है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। उसमें से हाफ ऑफ द चीज़ आपको ऑलरेडी पता होती हैं, तो उनको नोट्स में नहीं लिखना है, ठीक है? सेकंड रीडिंग में आप क्या करेंगे, आप बहुत, जैसे कि अब सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये फैक्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये कॉपी में लिखने की क्या ज़रूरत है? यू नो दिस। जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, वो अपने नोट्स में लिखिए और लास्ट टाइम में उसी को रिवाइज़ करके जाइए। जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, उनको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट शुड बी एज प्रिसाइज एज यू कैन मेक। सबसे छोटा फॉर्म होता है आपका नोट्स। बुक में लिखा है सब कुछ, तो अगर सब कुछ वापस नोट्स में लिखना है सही बात है मैम। तो आपको बुक नहीं लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। इम्पोर्टेंट। जी। और जिस किताब को भी लिखो अच्छे से रगड़ो, आपका ये जी। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि मैंने आपकी पढ़ी हुई किताबें पढ़ी हैं, मुझे पढ़ने में दिक्कत हुई है मैम। तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रगड़ देते हैं एकदम से, जी। ये चीज़ अच्छी है। मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम बात करते हैं लास्ट 2 to 3 इयर्स की, तो जी सर। लगभग कितनी रहती है जिसमें हमें आराम से जेआरएफ कॉलेज मिल जाए? सर, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे बैच के बच्चे भी काफ़ी पूछते हैं, या यूट्यूब पे कोई सेशन लेती हूँ तो भी काफ़ी क्वेश्चन आता है कि मैम कितने मार्क्स लाने हैं तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो आपका जो टोटल आपका एग्ज़ाम है वो 480 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चंस हैं आपके, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 480 आपके टोटल मार्क्स होते हैं। आउट ऑफ दैट 480 आपको 70% के अराउंड मार्क्स लाने ही लाने, अगर आप जेआरएफ सीट पर आना चाहते हैं इन प्लांट साइंसेज। और सब्जेक्ट में ये 80 भी चला जाता है, लेकिन प्लांट साइंसेज में क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा है, तो प्लांट साइंसेज में आप 70-75 से ऊपर अगर हैं तो बहुत सेफ है कि आपको जेआरएफ सीट मिल जाएगी। तो 70% का मतलब हो जाता है 330-336 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 480 फॉर द जेआरएफ सीट। अगर हम नॉन जेआरएफ सीट की बात करें तो इसके लिए आप 60% तक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ कोर्स कम हो जाता है। अदर देन इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी रिजर्वेशन कौन सी है ना, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जेनेटिक्स प्लान ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, पैथोलॉजी लेना चाहते हैं, या सीड टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। ओके। जैसे कि सीड टेक्नोलॉजी में आपको लोअर रैंक पर भी मिल जाएगा, क्योंकि टॉपर्स जेनेटिक्स प्लान ब्रीडिंग प्रीफर करेंगे या पैथोलॉजी प्रीफर करेंगे, तो वो एक अलग अलग कंडीशंस रहती है, बट लगभग आप कह सकते हैं कि 70% से अबव आपको रहना है फॉर जेआरएफ सीट एंड 60% से अबव रहना है आपको नॉन जेआरएफ सीट्स के लिए। ओके मैम। और मैम ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हर साल होता है हमारा? जी सर, हर साल ये एग्ज़ाम जो है जून में होता है, और बच्चे को मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ 3rd ईयर से आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। मैम एक बार बुक्स स्टूडेंट्स को सारी बता दीजिए, और कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं तो स्टूडेंट से ये कहूँगा कि अगर कोई और भी आपको ऐसे सवाल लगते हैं कि ये आपको इसका जवाब चाहिए, तो आप हमारे सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी जो सवालों के जवाब, छोटी-छोटी जो आपकी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हैं ना, वो सारी ऐसे ही दूर होने वाली हैं, ठीक है? मैम तो मतलब आप अपने बैच में मैम कैसे बच्चों की परेशानियाँ जो उनके डाउट्स आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? सर, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट तो देयर एंड देन ही सॉल्व हो जाते हैं, बट हाँ, जनरली मुझसे जो क्वेश्चंस आते हैं बैच में वो आते हैं किस बुक से प्रिपरेशन करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन रहता है। दूसरा यही होता है मैम टाइम मैनेज कैसे करें, कॉलेज के साथ हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, या मैम थोड़ा लो फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मोटिवेशन दे दीजिए। तो इसके लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए मोटिवेशन जो मैं दूंगी वो टेम्प्रेरी होगा, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, वही किए जो आपके लिए काम करेगी। अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स की लिस्ट आपकी काफ़ी लंबी है।
स्टार्ट्स विद जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग आप बीडी सिंह और फुंदन सिंह को प्रीफर कर सकते हैं। सीड साइंस के लिए आप पीके अग्रवाल को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री आता है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को प्रीफर कीजिए। क्रॉप फिजियोलॉजी को आपने अभी मुझे बुक बताई थी, VK विच वाज जैन। दिस, बीके जैन, है ना। और आपकी ये NCERT। पांडे वाली बुक भी अच्छी है, सिन्हा एंड पांडे, वो भी क्रॉप फिजियोलॉजी की अच्छी बुक है। पैथोलॉजी के लिए आप HC दुबे, SS शर्मा को प्रीफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप BK प्रसाद ले सकते हैं, साई प्रसाद ले सकते हैं। एक नई बुक आई है इंस्टेंट प्लांट साइंसेस करके, उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, राहुल सिंह राजपूत के द्वारा लिखी गई है। बट किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो प्लांट बिल्कुल मैम, साइंसेस सब में अलग आएंगे। अलग होते हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें एज प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम अभी और एक चीज इजीली छूट गई है, अवेलेबल भी है। एक चीज मैम अभी छूट गई है, जी, वो जनरल एग्रीकल्चर जो है वो कैसे कंप्लीट करें? जनरल एग्रीकल्चर के लिए तो सर एक ही नाम है मार्केट में नेमराज सुंडा। तो आप नेमराज सुंडा बुक को पढ़ सकते हैं क्योंकि सुंडा प्रिसाइज है। बढ़िया किताब। और उसके लिए या फिर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप अरुण कात्यायन पे जा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर भी जैसे कि डेली क्विज होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वहीं से आते हैं, है ना। Yes, तो ma'am। आप उनको तो आप उठते बैठते कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। हम जनरल एग्रीकल्चर का सेशन जैसे कि आकाश सर सेशन ले रहे हैं, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल रहेंगे जनरल एग्रीकल्चर के लिए तो जो मैम बच्चों को हेल्प एक करेंगे। बार मुझे ये और बता दीजिए मैम, स्टैटिक्स के बारे में, आप बैच में स्टैटिक्स आप पढ़ाते हैं? नहीं सर, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। ऑल दो मेरी स्टैटिस्टिक्स ठीक ठाक है, जनरली जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स की कमज़ोर होती है, बट स्टैट्स के लिए संदीप सर क्लासेस लेते हैं बैच में, और वो बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। जनरल एग्रीकल्चर? जनरल एग्रीकल्चर का भी सर हमने एक पैकेज बनाया हुआ है कि जो भी हमारे बैचेस हैं, जैसे प्लांट साइंस का बैच है, एग्रोनॉमी का है, फ्रूट साइंस का है, तो हम इन सब में जनरल एग्रीकल्चर का एक प्री रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में हर बैच में दे देते हैं। मतलब मैम आपके बैच में सभी लोग हैं? जी सर, एक्टिवली और इनएक्टिवली सभी लोग हैं। यस, ओके। सो दिस सेशन वाज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी हायर स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं, ICAR JRF से रिलेटेड उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस या क्वेरीज होते हैं, या प्लांट साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। प्लांट साइंसेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गवर्नमेंट और जो आपके प्राइवेट जॉब्स हैं सबके लिए ऑप्शंस खोलता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। और सारे स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि ICAR एक बेस्ट एग्ज़ाम है, एक बार आपको इसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए और इसका अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल माई चैंपियंस।